बाद वो आइडियल पावर कर्व हमने पढ़ी थी आइडियल टरबाइन के लिए, अच्छा ठीक है। कि वो हम शेड ऑफ करते हैं उसमें जो इससे ज़्यादा पावर वो नहीं कर सकता 15-20 मीटर पर सेकंड के बाद। तो यहाँ तक पढ़ा था। अच्छा 15 मीटर पर सेकंड के बाद जो विंड की पावर है, तो वो तो फिर मसलन किसी की वी आर जो है, बेसिकली दिस इज द आइडियलाइज्ड विंड टरबाइन कर्व है। ठीक है, इसमें एक खास विंड टरबाइन पे उसकी आउटपुट मैक्सिमम होगी विंड टरबाइन की, जनरेटर की। ठीक है, उसके बाद अगर विंड की पावर, विंड की स्पीड बढ़े तो इसका मतलब है विंड की पावर तो बढ़ रही है, लेकिन एक मर्तबा जनरेटर अपनी आउटपुट मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होता है तो उसके बाद जो विंड की एनर्जी जो होती है उसको हमने शेड करना, उसको वेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं यहां से, फिर इसका मतलब ये हुआ, once rated wind speed is achieved, after that the generator will deliver its rated output power। ठीक है, उसके बाद विंड की स्पीड बढ़े तो जनरेटर की पावर को हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, रेटेड पावर से पहले या रेटेड विंड स्पीड से पहले ऑफ कोर्स द एनर्जी इन द विंड इज लेस देन द एनर्जी दैट दिस पर्टिकुलर जनरेटर कैन डिलीवर। ठीक है, तो उसमें तो हमारा गोल ये होगा कि मैक्सिमम एनर्जी जितनी पॉसिबल है, ऑफ कोर्स देयर आर सम थ्योरेटिकल एंड फिजिकल लिमिटेशंस। ठीक है, सो लेकिन हमारा गोल हमेशा यही होगा कि हम मैक्सिमम एनर्जी विंड की हार्वेस्ट करें। लेकिन वंस the wind speed is such that the turbine delivers its maximum output power, और उसके बाद अगर विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल ये होगा कि हम जो जितनी पावर टरबाइन हार्वेस्ट कर सकता है वो तो करें, लेकिन उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा जो पावर है विंड में उसको हम वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन दिस विल हैपन अप टू ए पर्टिकुलर विंड स्पीड दैट इज नोन एज वी एफ, और फरलंग और कट आउट विंड स्पीड इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिस देयर कुड बी फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड है, अगर इससे बढ़ जाए तो winds आर सो स्ट्रांग दैट इट कुड फिजिकली डैमेज द टरबाइन। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, विंड टरबाइन को बंद करते हैं, रोटेट करवाना बंद कर देते हैं और लॉक करते हैं। इज इट क्लियर? सर सो ये इस ये वीएफ पे करते हैं, वीएफ एक पर्टिकुलर विंड स्पीड होती है। और इससे इट पीछे कुड बी जो 25 मीटर पर सेकेंड, सर ये इट जो कुड बी वीआर 20। जो जी वीआर से वीएफ के दरमियान है, इसके लिए सिर्फ हम शेड करते हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते और आगे जाके बंद कर देते हैं वीएफ पे। हाँ हाँ, शेड नहीं, सारी एनर्जी को शेड नहीं करते हैं। जितनी ये मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है विंड टरबाइन की, जी आउटपुट ये देखें ना, ये यहाँ पे आउटपुट है विंड टरबाइन की, आउटपुट पावर है और यहाँ पे विंड स्पीड है। ठीक है, तो वी आर से जब विंड विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो टरबाइन की आउटपुट पावर को हम कांस्टेंट रखते हैं मैक्सिमम पे जो ये डिलीवर कर सकता है। लेकिन जब वी एफ पे पहुंच जाए तो उसके बाद फिर हम टरबाइन को जो है ना, टरबाइन को आप समझ लें कि इस ऐसी कंडीशन में ले आते हैं कि ये अब मजीद उसमें से एनर्जी हार्वेस्ट करना बंद कर देता है ताकि ये फिजिकली डैमेज ना हो जाए। सही है सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो देयर आर, ये हमारे पास एक विंड टरबाइन की पावर और विंड स्पीड के दरमियान एक रिलेशनशिप है, और इसको हम पावर कर्व भी कहते हैं विंड टरबाइन की। ठीक है, तो ये एक आइडियलाइज्ड पावर कर्व है, लेकिन एक्चुअल विंड टरबाइंस की पावर कर्व्स इससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, अगर एक विंड टरबाइन है जिसकी पावर कर्व ये है, ये वाली, ये जो नीचे वाली, ये समझ लीजिए हमारे पास है। ठीक है, अगर हम ज्यादा विंड, जनरेटर का साइज आपने सेम रखा, एक विंड टरबाइन है, ठीक है, लाके आपने इंस्टॉल किया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, जनरेटर का साइज आपने सेम रखा, और उसके बाद इसकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी तो करेक्टरिस्टिक्स ये आ गई। ठीक है, अब जनरेटर के साइज को आपने चेंज नहीं किया, लेकिन विंड टरबाइंस के ब्लेड्स का जो रेडियस है, ठीक है, ब्लेड्स का जो लेंथ है उसको आपने बढ़ाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लो विंड स्पीड्स पे, क्योंकि वी आर से पहले अब उसकी विंड जो ये जो टरबाइन हार्वेस्ट करेगा विंड, विंड की एनर्जी वो ज्यादा हार्वेस्ट करेगा। क्यों ज्यादा हार्वेस्ट करेगा? क्योंकि विंड की जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो जो स्वीपिंग एरिया है, ब्लेड्स जिस एरिया को स्वीप करती हैं उस एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर विंड टरबाइन के ब्लेड के जनरेटर के दो विंड, इसको इस तरीके से ले लें, दो विंड टरबाइंस हैं, दोनों में सेम जनरेटर लगा हुआ है 2 मेगावाट का। एक टरबाइन है, उसके ब्लेड का रेडियस 30 मीटर है, और दूसरा टरबाइन है, उसके ब्लेड्स का रेडियस 50 मीटर है। ठीक है, तो पहला विंड टरबाइन जिसके रेडियस, ब्लेड्स का रेडियस 30 मीटर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी। जबकि दूसरा विंड टरबाइन है जिसके ब्लेड का रेडियस जो है 50 मीटर है, उसकी जो पावर आउटपुट होगी वो इस तरह की होगी। क्योंकि अब ये ज्यादा एरिया स्वीप कर रहा है, इसलिए ये इसकी जो आउटपुट एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन जब वी आर देखे ना, ये जो इसकी मैक्सिमम जो आउटपुट पावर हो सकती है जनरेटर की, वो पी आर है, उससे ज्यादा। चूंकि दोनों में सेम साइज का जनरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस विंड टरबाइन में ब्लेड का रेडियस हमने ज्यादा रखा है, उसके लिए वी आर या रेटेड स्पीड पहले आएगी, और जिसमें हमने वो जो टरबाइन का रेडियस जो है वो छोटा रखा है, उसमें वी आर बाद में आएगी। ठीक है, लेकिन जब वो वी आर उस स्पीड जिस पे ये मैक्सिमम टरबाइन का जो जनरेटर है वो आउटपुट दे रहा है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द विंड दैट विल बी शेडेड, ठीक है, बाय सम मैकेनिज्म। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी तो जितनी डिलीवर कर सकता है ना, उससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते हैं। रेडियस जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो यहां से ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जिसका रेडियस ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा, और जिसका रेडियस कम है वो कम एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। लेकिन वंस द जनरेटर स्टार्ट्स डिलीवरिंग इट्स मैक्सिमम आउटपुट पावर, ठीक है, उस इंस्टेंट के बाद दोनों की आउटपुट एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, मसलन ये जो जिसका रेडियस बड़ा है, वो यहां से लेकर यहां तक विंड स्पीड पे हम देखते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो टरबाइन है जिसका रेडियस छोटा है वो कम एनर्जी दे रहा है, जबकि ये वाला टरबाइन जिसका रेडियस बड़ा है ये अपनी फुल आउटपुट पावर दे रहा है अप टू दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद फिर दोनों की एनर्जी क्या होती है? आउटपुट पावर जो है, इसके बाद अगर विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो दोनों की आउटपुट पावर सेम अमाउंट में आउटपुट पावर रहती है, बिकॉज दिस जनरेटर इट्स आउटपुट पावर इट इज लिमिटेड, इट्स रेटेड आउटपुट पावर। ठीक है, उससे ज्यादा इससे आप डिलीवर नहीं, ओवरलोड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं जनरेटर का साइज, अब आप एक और तरीके से इसको ले लें, दो विंड टरबाइंस हैं, दोनों का रेडियस सेम है। एक विंड टरबाइन में आपने जनरेटर बड़ा लगाया है, दूसरे विंड टरबाइन में जनरेटर आपने छोटा लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पर्टिकुलर केस में दोनों विंड टरबाइंस वी आर से जब मैक्सिमम पावर देखें, इस सूरत में जो लार्ज जो जनरेटर उसकी मैक्सिमम पावर ये है, और जो छोटा जनरेटर है उसकी मैक्सिमम पावर ये है। लेकिन दोनों जो विंड टरबाइंस हैं, उनमें जो ब्लेड लगाए हैं आपने, उनका रेडियस सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वी सी से लेकर वी आर तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दोनों जनरेटर्स की आउटपुट क्या, दोनों टरबाइंस की आउटपुट क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की ब्लेड्स का जो रेडियस है वो सेम है। लेकिन वी आर के बाद हम देखते हैं कि ये वाला टरबाइन जिसके ब्लेड का रेडियस ज्यादा, जिसकी आउटपुट पावर जनरेटर की, जो बड़ा जनरेटर लगाया है उसकी रेटेड पावर आउटपुट ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जनरेटर इवन हायर जो विंड स्पीड्स हैं उनकी एनर्जी को भी क्या कर सकता है? हार्वेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जनरेटर के साइज को हम बढ़ाएंगे तो हम ये वाला जनरेटर जो हायर विंड स्पीड पे, अब ये जो बड़ा जनरेटर है इसकी वी आर जो होगी ये छोटे जनरेटर के मुकाबले में ज्यादा होगी। जब हम वी आर को बढ़ाएं, जनरेटर के साइज को बढ़ाएंगे, तो फिर इस रीजन में दैट पर्टिकुलर विंड टरबाइन, एक ही विंड टरबाइन है, एक विंड टरबाइन है जिसके ब्लेड्स के साइज सेम है, लेकिन जनरेटर के साइज को हम बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ये हायर विंड स्पीड की ज्यादा पावर को वो वाला विंड टरबाइन हार्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर जनरेटर के साइज को हम सेम रखते हैं और ब्लेड के साइज को हम बढ़ाते हैं, उसके रेडियस को बढ़ाते हैं, तो जिस विंड टरबाइन के ब्लेड का रेडियस ज्यादा है
वो वाला विंड टरबाइन लोअर विंड स्पीड्स पे ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, दो विंड टरबाइंस हैं, दोनों में सेम जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन एक का जो स्वीपिंग एरिया ज्यादा है, इसका मतलब है ब्लेड का रेडियस ज्यादा है, ठीक है, वो लोअर विंड स्पीड पे ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करेगा। जबकि दूसरा टरबाइन है जिसका जो है ब्लेड का जो रेडियस है वो सेम रखा है, लेकिन एक विंड टरबाइन में हमने जनरेटर को बड़ा रखा है, तो जिसमें बड़ा रखा है वो हायर विंड स्पीड की ज्यादा एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। ये डेफिनेशंस कट इन विंड स्पीड, कट आउट और फर्लंग स्पीड, इन चीज़ों की हमने बात की है। अब देखें, ये वाला जो रीजन है, इसमें हमने देखा कि विंड की जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको हमने वेस्ट करना है इस रीजन में। ठीक है, शेडिंग द विंड, हाउ कैन वी शेड द एनर्जी इन द विंड, कैसे हम उसको वेस्ट करते हैं, हाउ डू वी कीप द आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर, ठीक है, इट्स ए रेटेड पावर, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन विंड स्पीड विच इज द रेटेड विंड स्पीड। ठीक है, तो ये वाला रीजन है, इसमें हमने पावर को कंट्रोल करना है, पावर को हमने बढ़ने नहीं देना है, जितनी इसकी जनरेटर की आउटपुट पावर है उस पे हमने क्लेम करना है, उस पे हमने फिक्स करना है। तो उसको करने के लिए दो तीन टेक्निक्स हैं। ठीक है, एक टेक्निक को हम कहते हैं पिच कंट्रोल्ड मशीन्स। पिच कंट्रोल का मतलब ये है कि ये जो टरबाइन, ये इफ वी रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें हमने देखा था कि जो टरबाइन ब्लेड का जो एरोफॉइल था उसकी शेप ये थी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें हब के साथ ये जो ब्लेड लगा होता है, ठीक है, इस ब्लेड को हम रोटेट कर सकते हैं। कैसे रोटेट कर सकते हैं? हियर वी हैव, ठीक है, ये ब्लेड है, इसको यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ से ये उसके साथ लगा हुआ, हब के साथ लगा हुआ, इसको ऐसे ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं, ऐसे। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब जब ऐसे रोटेट करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ अटैक को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये ज़रा पिक्चर में दिखा दें, नहीं समझ आई। इसको मैं कैसे समझाऊं? वीडियो में सर ज़रा दिखा दें जिस तरह आपने पहले बताया था। इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से ले ली, ये वाली फिगर आपको नजर आ रही है? यस, आ ये रही है सर ब्लेड को नजर। आप रोटेट कर सकते हैं, ब्लेड को। यहाँ पे आपने पिवट किया ना, यहाँ मोटर्स लगी हुई बेसिकली, जी सर। ये यहाँ पे मोटर लगी, यहाँ पे मोटर लगी, यहाँ पे मोटर लगी हुई है। ठीक है, इस ब्लेड को आप रोटेट कर सकते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ब्लेड का जो है ना, ये वाला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके थ्रू आप ब्लेड को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, डू यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ये देखिए ना, यहाँ से नजर आ रहा है ना आपको, एक तो ये वाली रोटेशन है ना, टरबाइन के ब्लेड की ये रोटेशन, ये नहीं, ये तो विंड इसको रोटेट करवाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो हब है ना, ये यहाँ पे मोटर्स लगी होगी, यहाँ पे एक मोटर यहाँ लगी होगी, एक मोटर यहाँ लगी होगी, एक मोटर यहाँ लगी होगी, एक ये जो एक्सिस है, ये ब्लेड का लॉन्गिट्यूडेन, लॉन्गे क्या कहते हैं उसको, लॉन्जिट्यूड। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और वट एवर दैट इज। ठीक है, तो ये वाला एक्सिस है, इसके थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं सही। विद द हेल्प ऑफ सम मोटर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ पे मतलब मोटर सर लगी हुई है, यहाँ से इसकी जिस तरह आप अपने ओरिएंटेशन। बाजू को एक्सटेंड करें, जी बाजू को सर। एक्सटेंड करें और अपने हाथ को आप रोटेट करें, अपने बाजू को आप रोटेट करें। जी सर बिल्कुल। बात समझ गए ना? टिल्ट चेंज कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये सिर्फ इसका जो टिल्ट है, ये देखिए, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाला, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये वाला एज जो है, ये सामने भी आ सकता है, ये इस डायरेक्शन पे भी जा सकता है, ये पीछे भी जा सकता है, ये वाला एज जी जो बिल्कुल। है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एज है, ये सामने भी आ सकता है, ये पीछे भी जा सकता है, यहाँ से आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवाते हैं इस ब्लेड को। जब बिल्कुल। ब्लेड को रोटेट कराएंगे तो एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा, क्योंकि चेंज विंड हो। तो सामने से आ रही है ना, इसकी डायरेक्शन जी सेम है,
लेकिन जब इस ब्लेड को मैं रोटेट करवाऊंगा along its axis, longitudinal axis के along, जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। जी सर, बिल्कुल चेंज होगा। ये ब्लेड यहां से ऐसे आगे की तरफ जा रही है, ये ब्लेड है हमारे पास। इसको अगर मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली ब्लेड है, ये ऐसे जा रहा है ये ब्लेड। ये ब्लेड ऐसे जा रही है, ये उसका इसका एक क्रॉस सेक्शन है। ये ब्लेड ऐसे जा रहा है, ये ब्लेड ऐसे काटा है, ब्लेड को काट के मैंने दिखाया है। बात समझ गए ना? ये वाला ब्लेड ये ऐसे है, और ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा, सॉरी, ये हब के साथ लगा हुआ है यहाँ से। ये यहाँ से हब के साथ लगा हुआ है। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। हब के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको इसको आप ऊपर नीचे ऐसे, अब इसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। यहाँ से आपने रोटेट किया, ये हब है यहाँ पे। ठीक है, ये हब के साथ लगा हुआ, ये हब है। ठीक है, ये हब है, इसके साथ लगा हुआ, इसके साथ लगा हुआ। ठीक है, और विंड सामने से आ रही है, विंड इज कमिंग फ्रॉम हियर, विंड इज कमिंग फ्रॉम हियर, ऐसे विंड आ रही है। ठीक है, ऐसे विंड आ रही है। इसको भी मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ। ठीक है, विंड यहाँ से आ रही। अब इस ब्लेड को आप ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, सॉरी, ये ऐसे ऊपर नीचे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस सर, ऐसे आप समझ आ रोटेट गई। करके जी। जी सर, आ गई सर। ठीक है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, अब ये देखिए, एक तो इसकी ये वाली रोटेशन है ना ब्लेड की, एक कौन सी रोटेशन है इसकी? ये वाली रोटेशन है। जो विंड की वजह से जो रोटेट करता है, वो ब्लेड कैसे कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये विंड की वजह से कर रहा है, ये विंड की वजह से कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन पर रोटेट। सॉरी, दूसरा इसको मैं चेंज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन। ये विंड की वजह से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ये यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा। लेकिन इस एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, इसके थ्रू भी इस ब्लेड को, आप यहाँ एक मोटर लगी होगी बेसिकली, यहाँ पे एक मोटर लगी होगी जो इसको ऐसे ऐसे भी रोटेट करवाइए, ऐसे। ठीक है, जब इसको ऐसे रोटेट कर, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जब ये विंड अगर जीरो है, फॉर एग्जांपल कोई विंड नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली रोटेशन क्या होगी? ये वाली रोटेशन जीरो होगी। लेकिन स्टिल विद द हेल्प ऑफ ए मोटर फ्रॉम हियर, इसका ये जो एज है, इसको मैं 90 ऊपर भी ले जा सकता हूँ, इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, एज इफ यहां से इस तरह रोटेट करूं कि ये वाला फेस सामने की तरफ आ जाए, ये वाला फेस पीछे की तरफ चला जाए, ये वाला फेस ऊपर की तरफ आए, ये वाला फेस नीचे की तरफ आए, या ये वाला फेस सामने के साथ जो है ना कोई एंगल बनाए। इस फेस का जो 90 एंगल है, 90 जो नॉर्मल है, वो सामने के साथ कोई एंगल बनाए। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है बेसिकली, ये रोटेशन है इसकी। एक ये वाली रोटेशन है, जब विंड स्पीड जीरो है, जब ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो उस वक्त भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इस एज को हम किसी भी एंगल पे 360 पे इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर ये एज सामने की तरफ है, ये अगर पैरेलल है,
ये वाला फेस ऊपर की तरफ है, स्काई की तरफ है, तो उसके बाद इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूं कि ये वाला एज जो है, ये वाला फेस जो है वो सामने की तरफ आए। उसके बाद फिर इसको फर्दर 90 के एंगल पे यहां से मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला फेस जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। उसके बाद फर्दर 90 के एंगल पे रोटेट करूंगा तो ये वाला फेस पीछे की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक ये चीज है। लेकिन जब ये विंड टरबाइन रोटेट भी कर रहा उस वक्त भी मैं ये एंगल चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ ए मोटर विच इज हियर। एक मोटर यहाँ पे लगी होगी, एक मोटर एक और ब्लेड के साथ लगी होगी, एक मोटर एक तीसरे ब्लेड के साथ लगी होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में इफ वी लुक एट दिस फिगर, तो ये यहाँ पे भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस एक्सिस में भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। विंड इस डायरेक्ट ऐसे रोटेट करवाएगी, लेकिन यहाँ पे जो मोटरें लगी हुई हब के साथ, वो फिर इनको along this axis, along this axis, along this axis, ठीक है, इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, जब इन एक्सिस पे हम रोटेट करवाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली what we are doing is we are changing the angle of attack, if you remember। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक को चेंज करने से क्या होगा? लिफ्ट फोर्स क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब लिफ्ट फोर्स चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टॉर्क चेंज हो जाएगा। टॉर्क चेंज हो गया तो जो जनरेटर है उसकी आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। सबसे आसान तरीके में पहले उसकी बात करता हूं। इसको हम कहते हैं या कंट्रोल, ये जो सबसे आखिर में दिया है। अब विंड की स्पीड रेटेड स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है? जनरेटर की पावर को आपने कांस्टेंट रखना है, इसकी बढ़े ना। ठीक है, रेटेड पावर पे कांस्टेंट करना रखना है। तो विंड की स्पीड अगर बढ़ना, रेटेड उससे बढ़ना शुरू हो गई, तो इस पूरे के पूरे टरबाइन जो विंड को फेस कर रहा है उसको थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करें। यहां से इसका जो टावर है, ठीक है, इसका जो हब है, इस पूरे हब और विंड टरबाइन का जो है, यहां से इसको थोड़ा सा विंड की डायरेक्शन के अवे अगर इसको फेस करवाएंगे तो ये जो इसकी पावर हार्वेस्टिंग होगी, इसको आप कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर ये विंड को ही फेस करता रहे और विंड की स्पीड बढ़ती चली जाए, ठीक है, तो विंड में पावर ज्यादा है, तो उसको शेड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टरबाइन को जरा थोड़ा सा इन डिफरेंट एंगल में, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसके मुकाबले में किसी और एंगल में टरबाइन को थोड़ा सा रोटेट करवा ले पूरे टरबाइन को। तो उससे क्या होगा? उससे इसकी आउटपुट पावर को आप क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इंश्योर दैट विंड टरबाइन इज प्रोड्यूसिंग the maximum amount of electrical energy at all times, the drive, इसको या mechanism कहते हैं, is actively controlled to keep the rotor facing into the wind as the wind direction changes. This is accomplished by mirroring the wind direction by a wind vane situated on the back of the यहाँ पे एक विंड वेन लगी होती जो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो करती है। अगर विंड की पावर कम है, ठीक है, रेटेड से कम है, तो फिर भी आप इसको रोटेट करके इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इसको ले, ताकि ये हमेशा वी आर से कम हो, तो हमेशा मैक्सिमम इसकी डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसको भी आप इस तरीके से रोटेट करवाएं कि वी आर से कम हो विंड की स्पीड, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट करे। और अगर वी आर से ज्यादा हो जाए तो फिर इसको ऐसे एंगल पे रोटेट करें कि इसकी आउटपुट पावर जो है वो मैक्सिमम पावर पे रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, इन केस ऑफ फिर दूसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं या कंट्रोल। सबसे एक तरीका ये है, लेकिन ये आमतौर पर छोटे मशीनें जो हैं उस पे इसको हम इन्वोक करते हैं। दूसरा तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया था, पिच कंट्रोल मशीन्स हैं। ठीक है, इसमें इन ब्लेड्स को, ये जो ब्लेड्स, इसको जिस तरह मैंने आपको रोटेशन की बात की, मोटर्स की मदद से या हाइड्रोलिक सिस्टम्स की मदद से, ठीक है, इसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं कि इसका एंगल ऑफ अटैक कम होता है। जो पिच कंट्रोल मशीन्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एंगल ऑफ अटैक को हम कम करते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं कि एंगल ऑफ अटैक कम हो जाए। ठीक है, जिससे ये जो इस रीजन है, इस रीजन में फॉर एग्जांपल जब ये वाली विंड की स्पीड इससे बढ़ना शुरू हो जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता एंगल ऑफ अटैक को हम क्या करते रहेंगे? कम करते रहेंगे। कम करने से फिर वो लिफ्ट फोर्स जो है उसको इस तरीके से हम कंट्रोल, क्योंकि एंगल ऑफ अटैक को कम ज्यादा करने से लिफ्ट फोर्स क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे एंगल ऑफ अटैक को, such that the lift force is such that
द आउटपुट पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आउटपुट पावर यहाँ से इस रीजन पे कांस्टेंट रहेगी। दूसरा जो मैकेनिज्म है, एक तो हमने कहा कि पिच कंट्रोल मशीन में हम एंगल ऑफ अटैक को कम करते हैं। फिर एक और मेथड है, इसको हम कहते हैं या कंट्रोल, एक्टिव स्टॉल कंट्रोल कहते हैं। स्टॉल कंट्रोल के दो मैकेनिज्म है, एक को हम पैसिव स्टॉल कहते हैं, एक को हम एक्टिव स्टॉल कहते हैं। पैसिव एक्टिव स्टॉल कंट्रोल में बेसिकली जो एंगल ऑफ अटैक है उसको कम करने के बजाय एंगल ऑफ अटैक को हम बढ़ाते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसकी एंगल ऑफ अटैक और उसके दरमियान अगर हम पावर के दरमियान अगर हम रिलेशन देखें तो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स और ये एंगल ऑफ अटैक है। एंगल ऑफ अटैक को जब हम बढ़ाते चले जाते हैं, कम करते चले जाएंगे, तो लिफ्ट फोर्स कम होती है। और इस सर्टेन एंगल ऑफ अटैक के बाद अगर हम एंगल ऑफ अटैक को फिर फर्दर बढ़ाएं, ठीक है, तो उसके बाद फिर भी लिफ्ट फोर्स क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। स्टॉल की कंडीशन है। ठीक है, सो इनमें हम ये करते हैं कि लिफ्ट फोर्स स्टॉल कंट्रोल मशीन में जो एंगल ऑफ अटैक है उसको हम बढ़ाते हैं, जबकि जो दूसरा मेथड हमने बात की थी पिच कंट्रोल मशीन में, हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ अटैक को कम करते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ अटैक वी इंश्योर दैट the power in the output power of the wind turbine, it always remains constant beyond the rated speed of the wind। ठीक है, तो ये हमारे पास है। एक तीसरा एक और टेक्निक भी है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं पैसिव स्टॉल कंट्रोल। पैसिव स्टॉल कंट्रोल मशीन्स जो होती हैं, या इसको सिर्फ सिंपली स्टॉल कंट्रोल मशीन। पैसिव स्टॉल में बेसिकली यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम जो इसका यहाँ पे हम मोटरें लगाते हैं और विद द हेल्प ऑफ मोटर्स इसके एंगल ऑफ अटैक को हम चेंज करते हैं, पिच एंगल को, ब्लेड्स के पिच एंगल को हम चेंज करते हैं। लेकिन पैसिव स्टॉल में बेसिकली यहाँ पे मोटरें नहीं लगी होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लेड्स हैं ये हब के साथ फिक्स होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट रोटेट these blades, we cannot change the pitch angle of the blades by using some hydraulic systems or some electrical motors। ठीक है, ये फिक्स होती हैं अपने हब के साथ। ठीक है, लेकिन इन ब्लेड्स की डिजाइनिंग हम इस तरीके से करते हैं कि पिच ये जो ब्लेड्स हैं, आपने देखा होगा विंड टर्बाइंस के ब्लेड्स को अगर आप देखें तो वो आमतौर पर ट्विस्टेड भी होती हैं। ठीक है, तो इनकी डिजाइनिंग को हम डायनेमिकली इनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जब विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो एक सर्टेन विंड स्पीड के बाद फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनमें जो स्टॉल की कंडीशन है एक खास विंड स्पीड के साथ वो फिर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पावर ऑटोमेटिकली एट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विंड स्पीड के बाद इनकी जो पावर है वो फिर तकरीबन आप समझ ले कांस्टेंट रहती है, उसके बाद फिर बढ़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो पैसिव स्टॉल कंट्रोल मशीनें हैं, इनका सिंपली फ़ायदा तो ये है कि आपको यहाँ पे मोटरें आपको लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। जो मशीन्स हैं उनमें जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होंगे उतना उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। अगर मोटरें यहाँ पे लगा के हम उसको हम रोटेट करवाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस की कास्ट ज़्यादा होगी, मोटरें लगाने की कास्ट ज़्यादा होगी, और फिर इसका कंट्रोल सिस्टम जो होगा उनको चलाने का वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन पैसिव स्टॉल जिसमें ये फिक्स किया होता है, ठीक है, इनका फ़ायदा ये है कि दीज आर मोर रिलायबल बिकॉज देयर आर लेस मूविंग पार्ट्स। किसी भी मशीन में एक मूविंग पार्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, इसके फेलवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पैसिव स्टॉल कंट्रोल मशीन्स में हम मूविंग पार्ट्स जो हैं वो कम से कम रखते हैं, लेकिन ब्लेड्स की डिज़ाइनिंग, यहाँ पे जो ब्लेड्स का डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हमने ब्लेड्स को एरोडाइनमिकली इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि एक ख़ास विंड स्पीड के बाद ये पावर को क्या करना शुरू कर दें, शेड करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन इनका नुकसान ये है कि इनकी मदद से हम प्रिसाइसली विंड की पावर जो है, वी आर जो रेटेड विंड पावर है जिस पे जनरेटर मैक्सिमम आउटपुट पावर देता है, उसके बाद जो विंड की एनर्जी जो है उसको हम प्रिसाइसली कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रिसाइसली शेड नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू
द पिच कंट्रोल एंड स्टॉल एक्टिव स्टॉल कंट्रोल मशीन्स, जिनमें मोटरें लगी होती हैं और उसमें जो एंगल ऑफ अटैक है, पिच एंगल है, उसको वेरी प्रिसाइसली हम कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं कि जितनी मैक्सिमम पावर आउटपुट है विंड टरबाइन की, उस पावर पे हम विंड टरबाइन को चलाते रहें। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी हैव। ये हमारे पास एक विंड टरबाइन की आउटपुट पावर है और यहाँ पे विंड टरबाइन की स्पीड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिच रेगुलेटेड, अगर पिच कंट्रोल की मदद से अगर हम मशीन को कंट्रोल करें, मोटरें लगी हुई हो, तो हम देखते हैं कि ये कट इन विंड स्पीड के बाद इसकी पावर ऐसे चेंज हो जाएगी। एज सून एज दिस रेटेड विंड स्पीड इज रीच्ड, विंड स्पीड जब 13 मीटर जो इस विंड टरबाइन की रेटेड विंड स्पीड है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी पावर आउटपुट पावर को आप बड़े एक्यूरेटली, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है उस पर आप मेंटेन रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टॉल पैसिव स्टॉल कंट्रोल रेगुलेटेड मशीन जो है, जिसमें चूंकि हमने कोई मोटर नहीं लगाई है, ठीक है, हम सिर्फ किस चीज पे रिलाई कर रहे हैं, इट इज द डिजाइन ऑफ द रोटर ब्लेड्स, ट्विस्टेड ब्लेड्स जो है, ठीक है, उस पे हम रिलाई कर रहे हो। तो हमारे पास अपने कोई इख्तियार में नहीं है कि जिसकी मदद से हम अपने पिच एंगल को, जो रोटर्स की जो पिच एंगल है ब्लेड्स के, उसको चेंज कर सकें। इस वजह से हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम पिच एंगल को या एंगल ऑफ अटैक को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से कट इन विंड स्पीड से लेकर रेटेड विंड स्पीड तक भी हम देखते हैं कि इस तरह की मशीनें जो होंगी उनकी आउटपुट पावर एज कंपेयर टू पिच रेगुलेटेड मशीन्स के मुकाबले में कम होगी। और उसके बाद हम देखते हैं रेटेड विंड स्पीड के बाद भी जो पैसिव स्टॉल रेगुलेटेड मशीन्स हैं उसमें पावर में एक आ जाएगी, ओवरशूट आ जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एट इवन हायर विंड स्पीड पे ये अपनी रेटेड पावर के बजाय ये वाला जो विंड टरबाइन है कम पावर आउटपुट देगा, क्योंकि इसको हम प्रिसाइसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको पहले हम डिजाइन करके हम लगा देते हैं, तो इस वजह से इसमें विंड की जो पावर है उसको हम प्रिसाइसली एट डिफरेंट विंड स्पीड्स पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब पावर है उसको कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं पिच रेगुलेटेड पिच कंट्रोल मशीन्स, ठीक है, उसमें एक में एंगल ऑफ अटैक को हम कम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्टॉल कंट्रोल मशीन्स हैं, एक्टिव स्टॉल कहते हैं। एक्टिव का मतलब जिसमें कोई पावर इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से आप उसके एंगल ऑफ अटैक को, एक्टिव की जब भी बात करते हैं तो आमतौर पे वहां पे कोई एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती। पैसिव जिस तरह आपने उसमें पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में, एक्टिव सेंसर्स की हम बात करते हैं, उसमें हम पैसिव सेंसर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब ये है कि वहां पे आप कोई एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो पिच रेगुलेटेड मशीन्स हैं, ठीक है, उसमें एंगल ऑफ अटैक को हम चेंज करते हैं बाय बाय जो पिच एंगल, बाय चेंजिंग द पिच एंगल ऑफ द रोटर्स। ठीक है, और एक्टिव स्टॉल में हम क्या करते हैं, पिच उसमें भी हम एंगल ऑफ अटैक को चेंज करते हैं, लेकिन उसमें हम कैसे चेंज करते हैं, उसमें हम एंगल ऑफ अटैक को हम बेसिकली बढ़ाते हैं। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स हो गई। तीसरी टेक्निक क्या हो गई? पैसिव स्टॉल रेगुलेटेड मशीन्स। उसमें कोई हम मोटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें जो रोटर की जो ब्लेड है along its axis, रोटर की ब्लेड का जो along ब्लेड एक्सिस पे हम बेसिकली इसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, तो पैसिव स्टॉल में हम उसको हम रोटेट नहीं करवाते हैं। ठीक है, लेकिन विंड की स्पीड चेंज हो, इसकी डिजाइन को हम इस तरीके से करते हैं कि विंड स्पीड को के चेंज होने के साथ साथ इसमें स्टॉल की कंडीशन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसकी इसकी जो आउटपुट पावर है वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पैसिव स्टॉल में कुछ रीजन्स में, ये वाला रीजन है, इसमें थोड़ी सी रेटेड पावर से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस एक ख़ास विंड स्पीड के बाद फिर विंड की जो एनर्जी जो है, टरबाइन की जो आउटपुट है, वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव स्टॉल है। फिर चौथे मेथड जिसकी हमने बात की थी, दैट वाज द या कंट्रोल। उसमें हम ये करते हैं कि ख़ास डायरेक्शन से विंड आ रही है, अगर विंड की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए तो विंड टरबाइन, पूरे के पूरे टरबाइन का जो ब्लेड जो उसको फेस कर रहे थे विंड को, उसके बजाय हम किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको रोटेट करवाते हैं।
ठीक है। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कैपेसिटी फैक्टर जो है, जिस तरह पावर प्लांट्स की हमने कैपेसिटी फैक्टर की बात की, तो इसी तरीके से विंड टर्बाइंस की भी ऑफ कोर्स कैपेसिटी फैक्टर होगा, which is of course actual energy delivered by the wind turbine divided by rated power multiplied by 8760। ठीक है। सो ये हमारे पास ये नेट से मुझे मिली थी। ये एक विंड टर्बाइन जो प्रैक्टिकल जो विंड टर्बाइंस हैं, कमर्शियल विंड टर्बाइंस हैं, उसकी पावर कर्व है बेसिकली इस तरह की। यहाँ पे तो प्रीवियस पावर कर्व जिसको हमने दिखाया था आप लोगों को, दिस वाज एन आइडियलाइज्ड कर्व। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कर्व विंड टर्बाइन की कैसे होती है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये जो कर्व यहाँ पे दिखाई है, ये बेसिकली पावर कर्व फॉर NEG माइक्रोन 1000 डिवाइड बाय 60 फिक्स्ड स्पीड विंड टर्बाइन, इसके लिए ये पावर कर्व है, ये पर्टिकुलर NEG माइक्रोन का जो विंड टर्बाइन है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर इस टरबाइन की जो कट इन विंड स्पीड है, इस पर्टिकुलर टरबाइन NEG का जो माइक्रोन विंड टरबाइन है, इसकी जो कट इन विंड स्पीड है, इट इज 60,000 डिवाइड बाय 60। ठीक है, 1000 का मतलब ये है कि इसकी जो किलोवाट में जो रेटेड पावर है, और 60 का मतलब मेरा ख्याल में वो 60 हर्ट्ज जो है। ठीक है, इसकी आउटपुट पावर है। फिक्स्ड स्पीड का मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, और आउटपुट पावर जो है इसकी 60 हर्ट्ज है। इस पर्टिकुलर विंड टर्बाइन को अगर आप कहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये 1000 किलोवाट इसकी रेटेड पावर है। ठीक है, अगर ये रेटेड विंड स्पीड हो तो तब रेटेड विंड पावर 1000 किलोवाट होगी, एंड रेटेड विंड स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर विंड टर्बाइन इज 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी आउटपुट पावर जो होगी, एनर्जी जो होगी, वो 60 हर्ट्ज पे ये एनर्जी को डिलीवर करेगा। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर विंड टर्बाइन 3 मीटर पर सेकेंड इज द कट इन विंड स्पीड, 16 मीटर इज rated wind speed, and 25 मीटर इज इसकी जो कट आउट विंड स्पीड बेसिकली 25 मीटर पर सेकेंड है। विंड की स्पीड जब 25 मीटर पर सेकेंड है वो, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इसकी पावर, इसमें से पावर एक्सट्रैक्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है, सो ये 16 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गई, जिसपे ये 1000 जो है 1000 किलोवाट, ठीक है, या 1 मेगावाट इसकी आउटपुट पावर है। तो ये आइडियल कर्व नहीं है। आइडियल कर्व तो इट वुड गो समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद फिर हायर विंड स्पीड्स पे भी ये कांस्टेंट इसकी आउटपुट पावर होनी चाहिए थी। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब ये हमारे पास एक्टिव स्टॉल और पिच कंट्रोल मशीन हो। ये एक्टिव स्टॉल भी नहीं है और ये पिच कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है, बल्कि ये जो है, ये वाली मशीन है, इट इज पैसिव स्टॉल कंट्रोल। इसके ब्लेड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जब विंड स्पीड एक मरतबा मैक्सिमम जो पावर पे पहुंच जाती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर रेटेड विंड स्पीड पे पहुंच जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लेड्स की डिज़ाइन इस तरह की गई है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पावर को क्या करना शुरू कर देता है, शेड करना शुरू कर देता है। अगर इस टरबाइन के लिए मैं फाइंड करना चाहूँ व्हाट इज द कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, अगर सर एक क्वेश्चन है। डेटा, जी बेटा। सर ये जो कट आउट स्पीड आपने बताई है, ये कट आउट स्पीड वो वही होती है ना जिसके बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसके बाद अगर कोई हम डैमेज हो जाएगा। हाँ, तो अगर एक आप तो वो रोटेट करवाते, इससे एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करवाते रहे हैं। इस पॉइंट पर हम इसको शट डाउन कर देंगे अपने टरबाइन को 25 पे। इसमें से कोई एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से ले लें कि इसकी जब एंगल ऑफ अटैक को इस तरीके से हम चेंज करते हैं कि इस पे लिफ्ट फोर्स आप समझ लें कि 0 पड़ जाती है। सही। और सर एक तो वो स्पीड होती है जिसके बाद मतलब हम इसकी एनर्जी को कांस्टेंट कर देते हैं, वो ये 16 वाली है रेटेड स्पीड। रेटेड हो गई ना, रेटेड सही 16 हो गई। तो सही लेकिन सर। चूंकि ये एक पैसिव स्टॉल कंट्रोल है, इसमें फिर रेटेड के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं, हमने डिजाइन इस तरीके से की। यहां से देखें विंड की एनर्जी तो बढ़ रही है ना ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर पैसिव स्टॉल कंट्रोल इस तरीके से इसको डिजाइन किया टरबाइन के ब्लेड्स को कि इसके बाद बढ़ने के बजाय फिर इसकी जो आउटपुट पावर है थोड़ी सी क्या हो रहा शुरू, बढ़ने के बजाय थोड़ी सी कम होना, इवन कम। आइडियली स्पीकिंग रेटेड विंड स्पीड के बाद अगर विंड हो तो इसकी आउटपुट पावर कांस्टेंट रहे।
वो ज्यादा डिजायरेबल है ना, ताकि 20 20 फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड पे ये मुझे इतनी पावर दे दे, इतनी देने के बजाय इतनी पावर दे दे। लेकिन ये वाला विंड टरबाइन चूंकि पैसिव स्टॉल है, इसमें एक्यूरेटली पिच एंगल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने एक मतलब ब्लेड्स को डिजाइन किया है, ठीक है, तो इस वजह से ये इतनी रेटेड पावर देने के बजाय हायर विंड स्पीड पे ये रेटेड पावर के बजाय थोड़ी सी कम पावर डिलीवर करता है। सही है सर। नाउ हियर इज स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास। विंड स्पीड इसी तरह का आप समझ लीजिए कोई साइट है, उसके लिए जो डेटा हमने इकट्ठा किया, उसकी फिर क्लासेस बनाई, बीनिंग की, और उसके बाद हमने देखा कि 1 मीटर पर सेकंड जो विंड स्पीड है वो 145 आवर्स के लिए थी, 2 मीटर पर सेकंड इट वाज 350 आवर्स के लिए थी, और 4 मीटर आप समझ लें कि 830 आवर्स के लिए थी, एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स ये क्लास है, इसका मतलब है 0.5 और 1.5 के दरमियान विंड स्पीड इतने घंटे के लिए थी, फिर 1.5 और 2.5 के दरमियान इतने घंटे के लिए थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब ये है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हाउ मच विंड टरबाइन, यहाँ पे आपने एक विंड टरबाइन लगाया, ठीक है, उस विंड टरबाइन के लिए जो है ये वाला विंड टरबाइन है मेरे ख्याल में। अब मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, किताब को जरा देख के आप लोग देख लें। मेरे ख्याल में यही शायद विंड टरबाइन होगा, या विंड टरबाइन की टाइप वहां पे डिफाइन की हुई क्लास में, ठीक है। सो इस विंड टरबाइन के लिए, इस अगर फॉर एग्जांपल ये वाला विंड टरबाइन है, ठीक है, ये वाला विंड टरबाइन है, अगर विंड की स्टैटिस्टिक्स ये हो, ये बेसिकली विंड की स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये टरबाइन जो है, ये पर्टिकुलर टरबाइन, ये हमने शुरू में ये कहा था ना कि पहले हम जाके साइट की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या, वहां जाके हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं फॉर हाउ मेनी आवर्स विंड इज विद इन ए गिवन रेंज, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पर यूनिट एरिया, ठीक है, कितनी एनर्जी उसकी आउटपुट मिल रही है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? लेकिन अगर ये वाला टरबाइन हम लगा दें, ये वाला टरबाइन अगर ये जाके इंस्टॉल करें, तो अब उसकी आउटपुट कितनी होगी? इट्स वेरी सिंपल। आपने वो इक्वेशन जो है 1/2 रो ए इंटू वी वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सिंपली क्या करना है, विंड की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है फॉर हाउ मेनी आवर्स, 145 आवर्स। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कि 1 मीटर अगर ये वाला टरबाइन में वहां जाके इंस्टॉल करो, तो इसकी मैं आउटपुट पावर देखना चाहता हूं, तो 1 मीटर पर सेकंड पे इसकी आउटपुट पावर कितनी है? 0 है। क्यों 0 है? कट इन विंड स्पीड से पहले तो हम इसकी पावर को हार्वेस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्टिकुलर टरबाइन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है, ये अगर साइट पे हम इंस्टॉल करें, तो आउटपुट पावर मुझे अगर 145 आवर्स विंड जो है 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही है पूरे साल में फॉर 145 आवर्स के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर टरबाइन की जो आउटपुट पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि इस विंड स्पीड पे इस टरबाइन से हम पावर एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन देयर इज पावर ऑफ कोर्स इन द विंड, विंड में तो पावर है 1/2 रो इंटू ए इंटू 1 रेस्ट व्हेन 1 की पावर क्यूब, वहां से हमें पावर मिल जाएगी, वहां से हमें एनर्जी भी मिल जाएगी, विंड की एनर्जी। लेकिन उसको बेसिकली हमारा विंड टरबाइन हार्वेस्ट नहीं करता। इसी तरीके से 2 मीटर पर सेकंड है, उसको भी विंड टरबाइन हार्वेस्ट नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, उसको भी हार्वेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन 4 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड हो तो उसको हार्वेस्ट करता। तो 4 मीटर पे टरबाइन की आउटपुट कितनी है? 4 मीटर पे टरबाइन की वट एवर इट इज समवेयर हियर, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे जो मैंने आपको इस फिगर में से हमें निकाल देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। 4 मीटर पे इसकी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर है, 200 किलोवाट है। तो 4 मीटर में समवेयर हियर, ठीक है। तो वो मैंने आपको आपके लिए ऑलरेडी करके दिया है। तो 400 मीटर पर सेकंड हो तो ये आपको कितनी पावर दे रहा है? 33 किलोवाट दे रहा है, ये वाला 33 किलोवाट। ये वाला जो जनरेटर है 4 मीटर पर सेकंड हो तो कितनी दे रहा है? 33 किलोवाट देगा, ठीक है। फिर 5 मीटर पर सेकंड, जो ये वाला डेटा आपने कहीं से इकट्ठा किया था किसी साइट के लिए, 5 मीटर पर सेकंड का जो है वो आपको 86 किलोवाट दे रहा है। 7 मीटर पर सेकंड पे 248 किलोवाट दे रहा है। 900 मीटर पर सेकंड पे 535 वाट दे रहा है, एंड सो ऑन। तो ये वाला जो टेबल है
वो आप यहाँ से देख के, इस कर्व से देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्स में समटाइम्स मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कर्व गिवन होती है, लेकिन स्टूडेंट से कहते हैं कि यार इसकी कितनी एनर्जी आउटपुट पे निकालेगा, वो निकालो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/2 रो इंटू ए इंटू वी क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वहां से फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये तो यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, हमने टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, तो टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो तो फिर तो आपने ए और वी और वाली कहानी तो करनी ही नहीं है ना। वो तो ऑलरेडी टरबाइन वाले ने अपने टरबाइन को टेस्ट किया है। ठीक है, डिफरेंट विंड स्पीड्स पे इसकी आउटपुट पावर कितनी है, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला 1/2 रो इंटू ए इंटू वी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई द एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर टरबाइन। तो उसने ऑलरेडी ये जब करो हमें दी है, तो why do we go for 1/2 rho into a into v cube multiplied by efficiency of the turbine? ठीक है, तो सिंपली ये जो विंड स्पीड का डेटा है, ठीक है, उसको फिर इस करो में उससे रिलेटेड जो विंड की एनर्जी, विंड की जो पावर आउटपुट है वो आप फाइंड करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला टेबल बन जाएगा। लेकिन एनर्जी कितनी होगी, देखें 4 मीटर पर सेकेंड टरबाइन की आउटपुट कितनी है। जब विंड 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही हो तो टरबाइन की आउटपुट कितनी है, 33 किलोवाट है। लेकिन फॉर द गिवन साइट 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विंड कितने घंटे चली थी, 830 घंटे चली थी। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये टरबाइन 33 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, और चूंकि विंड 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 830 आवर्स चली थी, सो इस फैक्टर को ये जो 830 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 33 के साथ, सो तो मुझे क्या मिल जाएगी, किलोवाट आवर में एनर्जी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर साइट पे इस पर्टिकुलर टरबाइन ने कितनी एनर्जी दी है मुझे, जब विंड 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, तो 27,390 किलोवाट आवर, दिस मच एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से 10 किलोवाट आवर पे 10 मीटर पर सेकंड पे how much energy, how much power this wind turbine delivers, this particular wind turbine delivers. ठीक है, it is 10 मीटर पर सेकंड पे इसकी आउटपुट पावर 670 किलोवाट है। लेकिन ये वाली जो विंड है 10 मीटर पर सेकंड से इस पर्टिकुलर साइट में कितने घंटे के लिए चलती है, इट इज 607 घंटे के लिए चलती है। तो इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल एनुअल एनर्जी इस पर्टिकुलर साइट से मैं प्रोड्यूस करूंगा, दैट इज गिवन बाय दिस नंबर, ये वाला नंबर। इज इट क्लियर? तो इस नंबर को जब मैं पी आर मल्टीप्लाइड बाय 8760 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द कैपेसिटी फैक्टर which comes out to be 22.83%। यानी जितनी ये पावर हार्वेस्ट कर सकता था, इसका ओनली 22.83% एनर्जी ये विंड टरबाइन हार्वेस्ट करता है। क्यों हार्वेस्ट करता है इतनी कम? क्योंकि विंड इज हाईली जो है अनसर्टन, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, और फिर कम स्पीड्स पे हम देखते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड पे फॉर सो मेनी आवर्स its speed is only 2 meter per second, for so many hours its speed is 3 meter per second। इस पे इनकी आउटपुट पावर कम है। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं वेरी हाई विंड स्पीड्स ओनली फॉर 3 आवर्स, ओनली फॉर 5 आवर्स। ठीक है, चूंकि नंबर ऑफ आवर्स अगर इसकी आउटपुट पावर इवन हियर एट वेरी हाई विंड स्पीड पे भी हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट पावर क्या होती है, कम होती, ओनली एट अ सर्टेन विंड स्पीड। अगर पूरा साल विंड जो है ये 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती रहे तो इसका कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, 100% होगा। अदरवाइज इट्स कैपेसिटी फैक्टर विल बी लेस, एंड इट्स कैपेसिटी फैक्टर इज इस पर्टिकुलर साइट पे अगर ये वाला विंड टरबाइन हम ले जाके इंस्टॉल करें तो हाउ मच एनर्जी वी विल हार्वेस्ट दिस मच एनर्जी। ठीक है, अब इसको मैं सेल करके देख सकता हूं कि अगर ये मैं किसी को बेच दूं ये इंस्टॉल करने से पहले, इसके बाद फिर मैं ये करता हूं एक और कंपनी का विंड टरबाइन ले आता हूं, उसको फिर इस, क्योंकि ये डेटा तो मैंने साइट से टेबल का 1 और 2 जो है, कॉलम्स 1 और 2 ये तो मैंने साइट से ले लिया है। विंड का एक साल मैं वहां गया, ठीक है, वहां पे डेरे डालने और वहां से विंड स्पीड का जो डेटा है वो मैंने इकट्ठा किया हर 10 मिनट के ड्यूरेशन का एवरेज लेके। ठीक है, और उससे मैंने ये दोनों टेबल्स जनरेट किए, ये दोनों कॉलम्स जनरेट किए इस टेबल के।
उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं इस जगह पे ये NEG माइक्रॉन का ये वाला टर्बाइन इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। उसको फिर मैंने थ्योरेटिकली कंप्यूटर में बैठ के मैंने कैलकुलेशंस की, तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट दिस मच एनर्जी, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं चले मैं एक और विंड टर्बाइन में जरा ट्राई करता हूँ, एक और विंड टर्बाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं से लूंगा, ठीक है। उस पे फिर मैं देखूंगा कि हाउ मच एनर्जी, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज ये वाले जो फिगर्स हैं इसकी मदद से और इस टर्बाइन की ये जो कर्व है उसकी मदद से मैं उसकी पावर निकाल सकता हूँ, और पावर को नंबर ऑफ आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट द एनर्जी आउटपुट फ्रॉम ए पर्टिकुलर विंड टर्बाइन, और सारी एनर्जीज को ऐड करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट एनुअल एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन विंड टर्बाइन टाइप, ठीक है। सो अब मुझे पता है कि दोनों विंड टर्बाइंस की कास्ट क्या है, और जो एनर्जी मैं इनसे हार्वेस्ट करूंगा, ठीक है, वो भी मैं देखता हूँ कि इन दोनों से कितनी कितनी एनर्जी हार्वेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर कास्ट बेनिफिट एनालिसिस आई विल डू, ठीक है। देन आई विल डिसाइड वेदर a given which type of wind turbine will be suitable for a given site, or even it may happen that at a given for a given site, ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है that might be more than what you are going to get financial benefits that you will get after selling the electricity from a given site. Is it clear? Hello. यस सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आई तो ये Yes, फिर sir. मैं रिपीट करूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स को जब एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट दे डू इज वो फिर वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब ये पावर निकालने के लिए, जबकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन हो तो फिर तो फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो विंड की स्पीड की मदद से आप ऑलरेडी इसकी पावर आउटपुट को विद द हेल्प ऑफ द पावर कर्व ऑफ द गिवन टर्बाइन you can determine the output power of the how much output power at a given wind speed this turbine will deliver, और उस विंड स्पीड के नंबर ऑफ आवर्स भी हमें पता हो तो हम टोटल एनर्जी, ठीक है, पूरे साल में इस विंड स्पीड की वजह से ये टर्बाइन है ये कितनी आउटपुट पावर देगा। तो इसमें ऑलरेडी इसकी एफिशिएंसी भी बिल्ट इन है, ठीक है। एफिशिएंसी का इफेक्ट और सारी चीजें करके बेसिकली उसने विंड स्पीड इतनी हो, तो इस विंड स्पीड पे मसलन 16 पे एक खास विंड की पावर कितनी होगी 16 पे, इट विल बी इक्वल टू 1/2 रो इनटू ए इनटू वी क्यूब होगी, ठीक है। लेकिन आप निकाल के देखें कितना, आप जरा तैमूर जरा निकाले ना ये 1/2 रो इनटू ए इनटू वी क्यूब, लेकिन इस टर्बाइन की हमें वो पता नहीं है ना, रेडियस पता नहीं है, तो इस वजह से हमें एग्जैक्ट पावर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वट एवर द पावर इज उसको फिर इस विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी के साथ ऑफ कोर्स इसने मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद व्हाट वी गेट इज एट 16 मीटर पर सेकंड पे इस विंड टर्बाइन की एनर्जी कितनी होगी, इस विंड टर्बाइन की आउटपुट 1001 मेगावाट होगी, जबकि इस विंड स्पीड पे विंड की एनर्जी कितनी होगी जो विंड टर्बाइन के एरिया में से पास कर रहा है, उसकी एनर्जी आप समझ लीजिए कोई 3 से लेकर 2.5 से लेकर 3 मेगावाट विंड में एनर्जी होगी, लेकिन उसका कितना वो हार्वेस्ट कर रहा है, ओनली 1 मेगावाट हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो जब ये कर्व हमें गिवन हो तो फिर हमें जो है ना वी डू नॉट नीड टू यूज दोज फार्मूलाज, लेकिन उन फार्मूलाज के साथ फिर ये भी है कि आपको विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए, वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें विंड टर्बाइंस की कर्व्स अगर गिवन हो तो हम डायरेक्ट विंड टर्बाइंस की कर्व्स इस्तेमाल करके आउटपुट पावर को हम निकाल सकते हैं। आउटपुट एनर्जी हम पूरे साल में हाउ मच एनर्जी इट विल हार्वेस्ट वी विल बी एबल टू हार्वेस्ट फ्रॉम ए गिवन साइट वी कैन कैलकुलेट। सर ये जो पिछली स्लाइड में फार्मूला लिखा हुआ है इसमें ये हाँ। बता दें कि जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है ये वो